मैं दूल्हा बना स्टेज पर बैठा हुआ था। आज मेरी बारात का दिन था। मेरी शादी एक बहुत ही नेक लड़की से हो रही थी। कुछ ही देर में मेरी सालियां दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर आ चुकी थीं। मेरी बीवी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। वो थी भी भला की हसीन। जैसे ही रस्म अदा करने के लिए वो मुझे दूध पिलाने लगी तो मेरी जेब में एक मोबाइल डाल दिया और चुपके से बोली, घर जाकर इसमें जो वीडियोस हैं वो देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। मैं उसकी बात पर बड़ा हैरान हुआ, मगर सब मेहमानों के सामने उसे कुछ कह ना सका। शादी के कुछ दिन बाद मैंने वो मोबाइल ऑन किया और वीडियो देखने लगा, मगर वीडियो देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें तो मेरा नाम अयूब है। मैं अपने घर का इकलौता मर्द था। अब्बा ने मेरी माँ को तलाक दे दी थी, क्योंकि दोनों की कभी बन नहीं सकी थी। अब्बा ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उनके इस फैसले से उनके चारों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। पहले अब्बा मिलने आते रहते, पर जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी तब से वो भी भूल गए कि उनके पहले भी चार बच्चे हैं जिनको उनकी जरूरत है। बाप का साया किसी नेमत से कम नहीं होता। बाप की वजह से औलाद की शख्सियत मुकम्मल होती है, पर मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा बाप थी, जिसने अपनी जवानी हमारे नाम लगा दी थी। सबके कहने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया। जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई और हमारे घर के हालात बेहतर हो गए। मैं तीन बहनों का एक भाई था। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थीं और जैसे ही उनकी शादी हुई सबको मेरी शादी की फिक्र हो गई, जबकि मैं शादी के नाम से भी भागता था, क्योंकि मेरे माँ बाप की शादी कामयाब नहीं हो सकी थी। मैं बचपन से उनकी लड़ाइयाँ झगड़े देखता हुआ आ रहा था और मैंने सोच लिया था कि कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने एक मुश्किल जिंदगी गुजार दी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, फिर से अपने बाप की तरह एक औरत को छोड़ जाऊं और मेरे बच्चे मेरी जैसी मरहूमियों वाली जिंदगी गुजारे। अम्मा मुझे बहुत कहती कि अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो, पर मैं उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि अम्मा ने शुरू से मेरी तरबियत ही ऐसी की थी और मुझे समझा दिया था कि किसी लड़की की तरफ देखते वक्त ये जरूर ख्याल करना कि तुम्हारी अपनी भी तीन बहनें हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ के बॉस की एक बेटी थी जो बहुत बिगड़ी हुई थी और वो बार बार मेरे सर पर खड़ी होती, जबकि मुझे ऐसी औरतों से बहुत चिढ़ थी। मैं जितना उससे दूर जाता वो उतना मेरे करीब होती और मुझे किसी न किसी काम से अपने साथ ले जाती और बॉस के कहने पर मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता। मेरी भी बहनें थीं जो घर से बाहर पर्दा करके जाया करती थीं, पर जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है उनके सर से और गले से दुपट्टे भी उतर जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तंग जहन का आदमी है, जबकि ऐसा नहीं है। असल हकीकत ये है कि जिस औरत में हया होगी वो सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी। मेरी माँ ने पहले खुद पर्दा किया और फिर मेरी बहनों को करवाया, और मेरे बॉस की बेटी इंतहाई बेहुदा कपड़े पहनती थी। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता वो उतना मेरे करीब आने के बहाने तलाश करती थी। मैं बहुत तंग आ चुका था और नई जॉब की तलाश में था। मेरी ये जॉब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉस की बेटी मेरे लिए सर का दर्द बन चुकी थी। मैं पहले ही गुस्से का बहुत तेज था, मगर सबको मेरी शादी की फिक्र रहती थी। बहनें कहती कि उन्हें भाभी चाहिए, जबकि मैं शादी से भी दूर भागता रहता। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि भैया शादी से तो दूर भागते हो, मगर कल कार में किस लड़की के साथ घूम रहे थे। मुझे तो लगता है कि आपने हम सबसे छुपकर चोरी शादी कर ली है। ये बात उसने मजाक में कही थी, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी बहन को डांटा और अपने कमरे में चला गया। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा था, पर मुझे जब भी गुस्सा आता मैं अपने इर्द गिर्द की चीजें तोड़ दिया करता। मैं बचपन ही से ऐसा था और मेरी आदत मुझे खुद भी बहुत बुरी लगा करती थी। मेरी बहन नाराज होकर अपने ससुराल चली गई और कहा कि अब वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो शुरू से जज्बाती थी, पर मुझे घर में भी कोई नहीं समझता था। बड़ी बहन जितनी समझदार थी उतना ही मेरे मामले ना समझती। रोज नई लड़कियों की तस्वीरें लाकर मुझे दिखाती, हालांकि मैं साफ साफ बता चुका था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। जब जब शादी का जिक्र आता मेरे कानों में अपने माँ बाप की बातें
गूंजा करती थीं। बाबा कहते कि मैं शादी करके पछता रहा हूँ, और अम्मा कहती कि पता नहीं कौन सा वो वक्त था जब मैंने आप जैसे शख्स से शादी करके अपनी जिंदगी आजाब में डाल ली। मैं उस वक्त उन झगड़ों से डर कर सहम जाया करता। मेरी तकलीफ को कोई भी नहीं समझ सकता था। माँ और बहनों के मजबूर करने पर मैं लड़की की तस्वीर देख लेता, पर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। मेरे जहन में मेरी बीवी को लेकर जो खाका बना हुआ था वो कुछ और ही था। मैं अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहता था, और लड़की भी ऐसी चाहता था जो बिल्कुल सादी हो, जिसका मिजाज सादा सा हो, जो मुझे समझती हो। मेरा बाप कभी कभार मुझे मिलने आ जाया करता था। उसे ये भी पता था कि मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मगर मैं उन्हें लिफ्ट नहीं करवाता था। उन्हीं दिनों मेरे बॉस की बेटी मेरे घर आने लगी, और जैसे ही उसको पता चला कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो वो मुझसे कहने लगी कि वो तो बस मुझसे ही शादी करेगी, और मुझे किसी और का तो किसी सूरत नहीं होने देगी। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये बात अपने जहन से निकाल दो। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, सिर्फ इस वजह से मैं लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो मैं मुंह तक ना लगाऊं। और वो इंतहाई गुस्से से घर चली गई, और अगले दिन बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, और मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। मैं जॉब के लिए धक्के खाने लगा। जहां भी जाता वहां से अगले दिन मुझे नौकरी से निकाल देते। मैं अच्छे से जान चुका था कि ये सब बॉस की बेटी सानिया करवा रही है। वो बिगड़ी हुई लड़की थी जिससे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर मैं भी जिद्दी था। मुझे जो छोटी मोटी नौकरी मिलती मैं करता रहता, और फिर एक दिन कुछ गुंडे घर आकर मेरे घर वालों को धमकियां देने लगे और सामान की तोड़ फोड़ करके चले गए। मुझसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सीधा बॉस के घर चला गया। जब देखा तो वहां अब्बा बैठे थे, और मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले मिले और कहने लगे कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और सानिया का रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हारे बॉस अमजद साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, मेरी जमीन का इतना पुराना केस मिनटों में उन्होंने खत्म करवा दिया, और मैं अपने बाप के सामने खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे क्या लगते हैं? मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। आपने मुझसे पूछे बिना ये रिश्ता कैसे तय कर दिया? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, और अपने सेठ को भी समझा दें, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद बॉस ने मुझे कॉल की और मुझे दोबारा से जॉब ऑफर की, जबकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी इज्जत नफ्स को किसी भी सूरत और किसी के हाथों पामाल नहीं कर सकता था। मैंने इनकार कर दिया। ऐसे कई माह गुजर गए, जब मुझे एक और बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, और तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी, और मेरा बॉस बहुत ही अच्छा था, और मैं उनको पहले ही अपना सारा मसला बता चुका था। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर जॉब दी है, और किसी के कहने पर हम कभी भी तुम्हें इस जॉब से नहीं निकालेंगे। तुम बेफिक्र रहो। यहाँ पर कुछ ही साल में मेरा एक मकाम बन चुका था, और मेरे माली हालात हर लिहाज से अच्छे हो चुके थे। जब एक दिन रोते हुए मेरे साबका बॉस की बेटी सानिया मुझसे माफी मांगने आई। मैं पहले भी उसे कई लड़कों के साथ घूमते फिरते देख चुका था। उसके काफी अफेयर्स रह चुके थे, लेकिन अमीर कबीर बाप को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस पैसा कमाने में मसरूफ था। और जब सानिया मुझसे माफी मांगने आई तो वो बहुत बदली हुई थी। फिर मुझसे माफी मांगी। मैंने उसे माफ कर दिया, और उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, और बाबा ने भी हमें घर से निकाल दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे घर तो छोड़ दो, इसी बहाने तुम मेरी माँ की तबीयत भी पूछ लेना। मैं जाना नहीं चाहता था, पर वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई, और जब मैं वहां गया तो उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और जूस लाकर दिया, और कहा कि तुम ये जूस पियो, मैं मामा को बुलाकर लाती हूँ। जूस को पीते ही मुझे कुछ होश ना रहा। सुबह आंख खुली तो वहाँ कोई नहीं था, और पुलिस मुझे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने पर पकड़ कर ले गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मैं डर गया था, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे खानदान की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। मुझे थाने में शाम हो चुकी थी जब मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया, और मेरी जमानत हो गई। मेरी तबीयत अभी तक खराब थी। मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं चल सका, पर सानिया वो कहाँ गई, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था।
جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ مقدار میں نشہ دیا گیا ہے جس نے میرے پورے جسم پر اثر کیا ہے، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ سب ناٹک تھا۔ اصل میں ثانیہ نے مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا اور مجھے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی، لیکن وہ خود کہاں ہے۔ میں جرم نہ کر کے بھی اپنی نظروں میں مجرم بن گیا تھا۔ مجھے اس گناہ کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر میں گھر آ گیا، میں سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ شرم سے ہی مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد کب نیند آ گئی اور کب صبح ہوئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں کی آواز دینے پر میں مشکل سے آنکھیں کھول سکا۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اماں نے کہا کہ ناشتہ کر لو، پھر میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں چلوں؟ اماں نے کہا کہ کیا ہوا عمیر، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں ابھی تک اس واقعے سے نہیں نکل سکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں فریش ہو کر کام پہ چلا گیا۔ وہاں پر بھی کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی جو اتنا گم سم سے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تمہیں گھر پر ریسٹ کرنا چاہیے، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر اس نے کہا کہ عمیر، جو بھی ہوا اسے ایک بڑا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کبھی مر کر بھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کر سکتا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، جس نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست کہنے لگا، جس نے تمہیں تباہ کرنا چاہا۔ تم جانتے ہو کہ ثانیہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، اس نے یہ سب تمہیں بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ جانتے ہو کل رات حد سے زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اب تو وہ مجھ سے بدلہ لے چکی تھی۔ ثانیہ کی موت کا سن کر میرا آفس میں رکنا محال ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سارا دن میں ایسے ہی پھرتا رہا۔ پھر تھک ہار کر سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ پھر بھی یہ بات کہ کوئی عورت اتنی کیسے گر سکتی ہے؟ ثانیہ نے میری اور اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے تباہ کی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں تو بلا وجہ اس کی سازش کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے بدلہ لینا تھا تو مجھے اپنی گاڑی کے آگے دے دیتی، لیکن اتنا گھٹیا الزام میں کیسے جی سکوں گا اس ناکردہ گناہ کو اٹھا کر؟ میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا کہ ابھی تک تم گھر میں نہیں گئے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ راہ چلتی گاڑی کے آگے آ جاؤں۔ کیا کیا اس گھٹیا عورت نے میرے ساتھ؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے دوست نے کہا کہ تم اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد میرا دوست آ گیا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر اس نے کہا کہ ثانیہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے، اس دنیا میں بھی اسے چین سے جینا نصیب نہیں ہوا، اور آگے بھی اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم ایک باکردار انسان ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم ذرا سوچو، جو گناہ تم نے نہیں کیا ہے اس کی سزا تم کیوں بھگت رہے ہو؟ میرے دوست نے کہا کہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھو، تمہارے گھر والوں کا تمہارے سوا کون ہے؟ بس اتنا سوچو، اس بات کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پھر میرا دوست مجھے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ صحیح کہتے ہیں، اچھے اور مخلص دوست کا ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ میرے دوست کی بات سے مجھے بہت ڈھارس ملی تھی۔ کچھ ماہ گزرے، میں ایک دن کسی کام سے شاپنگ مال گیا تو وہاں ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ عبایا پہنے ہوئے تھی، اس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگی کہ میری غلطی تھی، میں نہ جانے کس سوچ میں چلا آ رہا تھا جو آگے دیکھا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی، لیکن وہ میرے دل میں ایسی بسی کہ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں، وہ با حیا چہرہ مجھے ہر پل یاد آتا۔ میں بیٹھے ہوئے اس کی سوچ میں گم ہو جایا کرتا۔ مجھے تو کوئی لڑکی کبھی اچھی نہیں لگی تھی، یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا تھا
کہ यही वो है जिसकी मेरे दिल को तलाश थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, सर यूं अचानक खैरियत तो है ना? वो मुस्कुराने लगे और कहा कि हाँ बिल्कुल खैरियत है। क्या मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर नहीं आ सकता? मैंने कहा कि सर बिल्कुल आए, आपका अपना घर है। उसके बाद मेरे बॉस हमारे घर आए। उन्होंने बातों बातों में अम्मा से अपनी भांजी और मेरे रिश्ते की बात कर दी। मैं हैरान था कि बॉस अचानक रिश्ते की बात क्यों कर रहे हैं। फिर अम्मा ने मेरे बॉस और उनकी बीवी से कहा कि मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने के लिए, लेकिन ये मानता ही नहीं है। कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। आप इससे बात करें, शायद आपकी बात मान जाए। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैंने जिससे शादी करने का फैसला किया था वो तो कोई और लड़की थी। मैं कैसे उनको हाँ कर दूं? फिर मेरे बॉस ने कहा कि क्यों उमैर, क्या मेरे कहने पर भी शादी नहीं करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि जी सर, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ मैंने इसलिए कर दी थी कि मेरे बॉस इंतहाई शरीफ और नेक इंसान थे। वो कभी भी मेरे बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते थे। फिर मेरी शादी की तारीख रखी गई। मैं कुछ अफसुर्दा सा था कि पता नहीं बॉस की भांजी कैसी होगी। मैं फिर से उस मॉल वाली लड़की के बारे में सोचने लगा। जब मेरी बहन कमरे में आई और उसने कहा कि भाई आखिर आप शादी के लिए मान ही गए। मैंने कहा कि मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, चली जाओ। उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे चली जाऊं? ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मैंने उस तरफ देखा तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। मैंने कहा कि अब ये क्या है? मेरी बहन ने कहा कि आपकी होने वाली बीवी की तस्वीर है। मैंने कहा कि ले जाओ, मैंने ये तस्वीर नहीं देखनी। मेरी बहन ने कहा कि सोच लें भाई, ये ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। अभी वक्त है, देख लें। मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मेरी बहन ने नाक चिढ़ाते हुए तस्वीर मेरे आगे कर दी। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। वो तस्वीर तो उसी लड़की की थी जिसे मैंने मॉल में देखा था और दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा था। मेरी दिली तमन्ना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तस्वीर पकड़ ली और खुशी से उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन ने कहा कि देखा, तस्वीर देखते ही कैसे आपकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा कि हाँ वाकई ही लड़की तो बहुत प्यारी है। मेरी बहन ने कहा अच्छा जी, पहले तो तस्वीर देखना भी गवारा नहीं करते थे और अब कैसे पागल हुए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। वो चली गई। मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक नेक लड़की से हो रही थी। बिलाखिर शादी का दिन भी आ गया। वो मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। जब उसकी बहनें रस्म करने आईं और उसकी सबसे छोटी बहन बहुत अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। वो थी भी बला की हसीन, पर मैं उसे अपनी बहन समझता था, इसीलिए उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूध पिलाई की रस्म के वक्त वो बहाने से मेरी जेब में एक मोबाइल डालकर चली गई और मेरे कान में कह दिया कि घर जाकर इसमें जो वीडियो है वो देख लेना। मैं बड़ा हैरान हुआ मगर चुप रहा। शादी के कुछ दिन बाद मैं मोबाइल ऑन करके वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे ठंडे पसीने आने लगे क्योंकि उसमें मेरी और सानिया की वो वाली वीडियोस थी जिस बात को मैं इतनी मुश्किल से भूला था। आज इतने अरसे बाद वो ही सब कुछ मेरे सामने तस्वीर और वीडियो की शक्ल में मौजूद था। लेकिन ये सब मेरी साली तक कैसे पहुंचा? मैं अभी सोच रहा था कि जब मेरी बीवी की बहन जो मेरी साली थी उसकी कॉल आ गई। उसने कहा कि अगर मुझे पता होता आप इतने गिरे हुए शख्स हैं तो कभी आपसे अपनी बहन का रिश्ता ना होने देती। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक आप मेरी बहन के साथ निकाह कर चुके थे, इसलिए मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ा। फिर उसने कहा कि दूल्हा भाई, आप हैरान होंगे कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ, तो इसका जवाब मैं आपको आपके घर आकर दूंगी। मैं बहुत परेशान था कि जिस बात को मैंने अपने घर वालों से छुपाया अब वो सबको पता चल जाएगी। वो वीडियो कब बनी और किसने बनाई थी मैं कुछ नहीं जानता था। तभी मेरी बीवी कमरे में आई। उसने मुझे परेशान देखा तो कहा कि क्या हुआ है, कोई बात है? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन की कॉल आई थी, वो मुझसे कुछ बात करने आ रही है। और कुछ ही देर में मेरी साली मेरे सामने मौजूद थी। मेरी साली ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा, फिर मुझे देखकर बोली, आपी, आप जानती हैं
آپ کے شوہر کس قدر گھٹیا انسان ہیں، آپ سے شادی سے پہلے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ میں خاموش تھا۔ میری سالی نے کہا کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز یہ سب ثبوت ہیں۔ میری قسمت کہ میں نے انہیں شادی والے دن ہی دیکھا تھا، اگر پہلے دیکھ لیتی تو کبھی بھی آپ کی شادی ان کے ساتھ نہ ہونے دیتی، مگر اب میں سب کو بتاؤں گی، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ میری بیوی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہنے لگی، بس کرو، تم ایک بہن ہو کر اپنی بہن کا گھر برباد کرنے لگی ہو۔ میری سالی نے کہا کہ آپی، آپ سب جانتے ہوئے بھی اس درندے کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میری بیوی نے اسے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس شخص کو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں اتنے گرے ہوئے لگتے ہیں؟ میری سالی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ آپ تو ان کی بیوی ہیں، تو آپ تو اپنے شوہر کی سائیڈ ہی لیں گی نا۔ میری بیوی نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، عمیر نے شادی کے پہلے دن ہی مجھے سب بتا دیا تھا۔ گھٹیا میرے شوہر نہیں بلکہ تم ہو۔ میری بیوی نے کہا کہ تم خود بتاؤ کہ تمہاری سہیلی ثانیہ نے جب عمیر کو نشے والا جوس پلایا تھا، اس وقت ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ اگر میرا شوہر غلط تھا تو وہ بے ہوش کیوں تھا اور ثانیہ ہوش میں کیوں تھی؟ جب تمہاری دوست بے گناہ تھی تو اس کے پاس یہ تصاویر اور ویڈیوز کہاں سے آئیں؟ پھر میری بیوی نے وہ سب ثبوت جو میری سالی کے موبائل میں سیو ہو چکے تھے، شاید اسی دن کے لیے تھے تاکہ میں اپنے کردار کی گواہی دے سکوں۔ اس دن جب ثانیہ نے مجھے جوس دیا تھا، اس وقت میں اپنے دوست کے فون پر بات کر رہا تھا اور وہ جوس پی رہا تھا۔ میری موبائل میں آڈیو کال ریکارڈنگ کا آپشن ہر وقت آن رہتا تھا، اس وجہ سے اس دن ثانیہ کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب تم ہوش میں نہیں ہو، اب تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، تم نے میری بہت انسلٹ کی تھی اور تم سمجھے کہ ثانیہ اپنی بے عزتی اتنی جلدی بھول جائے گی، مگر یہی تمہاری بھول تھی۔ میں نے تمہیں یہاں لانے کے لیے تم سے معافی مانگنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تمہیں بھول چکی ہوں، لیکن میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم کسی سے نظریں بھی ملا سکو۔ میں یہ سب ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے تمہیں تباہ کر دوں گی۔ میری بیوی نے وہ آڈیو میری سالی کو سنائی اور پھر میری سالی نظریں جھکائے کہنے لگی کہ ثانیہ اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میری سالی نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں اپنی دوست کی وجہ سے پریشان تھی، میں نے اتنا نہیں سوچا تھا، وہ تو خود بگڑی ہوئی لڑکی تھی، میں اس بات کو لے کر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سالی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا، اس نے آج مجھے میری نظروں میں اتنا بلند کر دیا تھا کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، تم نے مجھے سمجھا، مجھے جانا، میرا اعتبار کیا۔ میں بہت خوش قسمت تھا جو مجھے ایک نیک اور اچھی بیوی کا ساتھ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نیک بیوی کا ہونا ہے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ آج بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔